दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सत्ता का मतलब होता क्या है और सत्ता के पास अगर पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि 2/3 की स्थिति में अगर सत्ता खुद को खड़ा कर ले तो फिर इस देश में लोकतंत्र को परिभाषित कौन करेगा और संविधान को परिभाषित कौन करेगा, यह भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि संविधान कहता है चुनाव का मतलब लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव के जरिए अगर सत्ता मिल जाए और वह भी पूर्ण ताकत के साथ मिल जाए तो फिर संविधान की व्याख्या और उसे परिभाषित भी सत्ता ही करती है। और संविधान के जरिए जो परिभाषा लोकतंत्र की गढ़ी गई उसे भी सत्ता बदल सकती है, क्योंकि सत्ता कहती है संवैधानिक संस्थान हमारे साथ हैं, संसद भी हमारे साथ है, तो फिर आपकी क्या हैसियत है। दरअसल आज जिक्र एक ऐसे विधेयक को लेकर हम आपके साथ करना चाहते हैं जिसमें संविधान के भीतर जो इस देश के नागरिकों को लोकतंत्र जीने के जो अधिकार चुनाव के जरिए मिलते हैं उसको संसद पलटने की स्थिति में आ गई है। और एक ऐसा बिल लोकसभा में पास हुआ है और राज्यसभा में अब कल पास हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में आज जो बिसात बिछाई गई वो बिसात ये बताने के लिए काफी थी कि केंद्र सरकार एक एक शहमात की स्थिति को पहले परखती है, उसके बाद विधेयक को लेकर आती है, बहस की गुंजाइश हो तो थोड़ी बहस करती है, वोटिंग की गुंजाइश में अगर हारने की स्थिति बन जाए तो उसको ध्वनि मत से पारित करा लेती है, जैसा किसान रिफॉर्म बिल को लेकर सरकार ने किया था। ऐसी ही स्थिति एनसीटी को लेकर जो बिल है जो राज्यसभा में आने वाला है उस पर भी होने वाली है। क्योंकि आज जब राज्यसभा 5:10 पर एनसीटी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके तुरंत बाद शोर शराबे के बीच 15 मिनट के लिए कहा गया एडजॉर्न किया जा रहा है राज्यसभा। एडजॉर्न हो गया, 5:24 पर फिर राज्यसभा लगी, फिर कहा गया हम 5:40 पर मिलेंगे, 5:40 पर फिर मिले, फिर कहा गया 5:50 पर मिलेंगे, 5:50 पर फिर सजी राज्यसभा, उसके बाद क्या 6:10 पर मिलेंगे, 6:10 पर फिर जब बात शुरू हुई तो कहा गया अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसके मतलब मायने भीतर के ये है कि जो सदस्यों की संख्या सत्ता पक्ष को चाहिए वह कल पूरी होगी, जो आज शायद उलझी हुई थी। इसका मतलब यह है कि कल किसी तरीके से हंगामे ना हो या ये शोर शराबा इस देश की नजर उस दिशा में ना जाए कि दिल्ली में केंद्र शासित राज्य का तमगा भी एलजी के हाथों में कैसे थमा दिया जाएगा, इस दिशा में कोई देखे नहीं, शोर शराबा ना हो, उसके लिए एक पूरी बिसात आज ही बिछा दी गई। लेकिन सवाल यह है कि एलजी के पास ये सारे अधिकार क्यों सौंपे जा रहे हैं। सवाल यह है कि जनता अगर वोट डालती है तो जिन्हें उसने चुना है तो वह उनसे मांग करेगी या एलजी से मांग करेगी। ये सारे सवाल हाईकोर्ट में भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच में एक बात समझने की जरूरत है कि राजनीतिक तौर पर इस देश में वही राजनीति चुनौती दे सकती है या आगे बढ़ सकती है जो नए प्रयोग करे। क्या दिल्ली की सरकार ने नया प्रयोग किया उससे पहले? यह समझ लीजिए कि दिल्ली की जनता ने अपने तरीके से नया प्रयोग किया। इस देश में सत्ता चुनकर 70 में से 67 सीटें पहली बार और 70 में से 62 सीटें पहली बार आम आदमी पार्टी को दे दी। ना बीजेपी का पता, ना कांग्रेस का पता, ना निर्दलियों का पता, ना छिटपुट राजनीतिक दलों का पता, इतनी बड़ी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी को चुना गया। लेकिन यह केंद्र शासित राज्य भी है, यहां पर एलजी की नियुक्ति भी है। और 1991 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था उस समय 2-3 बातों का जिक्र बहुत साफ तौर पर किया गया था। हमें लगता है कि उसे इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि आज जब जिक्र इस बात का हो रहा है कि एलजी के हाथ में वो सारी चीजें रहनी चाहिए जिससे विधानसभा का महत्व खत्म हो जाए, जिससे कैबिनेट की बैठक कोई मायने ना रखे, जिससे कानून को लागू कराने के लिए चुनी हुई सरकार महत्वहीन हो जाए। फाइल में जो भी दर्ज हो यानी ब्यूरोक्रेट कुछ भी उसमें लिखे वो सबसे पहले कहां जाए? एलजी के पास जाए। यानी एलजी की सहमति के बगैर दिल्ली में ना कोई कानून बन पाए, ना विधानसभा के भीतर कोई चर्चा हो पाए, ना कुछ भी राज्य में हो पाए। तो इसका मतलब है कि चुनावी वादे भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता से करती है कि सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे और ये करने के लिए चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सुविधा देने का जिक्र हो, ये सारी चीजें बेमानी, क्योंकि तय कौन करेगा? एलजी करेगा। अब हमें लगता है कि एक स्थिति 30 साल पहले इसलिए देख लीजिए
क्योंकि नई स्थिति तो यह है कि सभी फाइल एलजी के पास जाएगी, सारे फैसले एलजी के सहमति से लिए जाएंगे, मंत्रिमंडल अपने आप में कोई निर्णय नहीं ले सकता है, चुनावी वादों को लागू कराने पर भी लगाम है एक लिहाज से, वोट बैंक के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही मौजूदा वक्त में क्या ना, झोपड़पट्टी आपको वोट बैंक बनाना है तो झोपड़पट्टी के लिए कुछ निर्णय लेने होंगे, वह बिना एलजी के सहमति के आप नहीं ले पाएंगे। मिडिल क्लास को कुछ सुविधाएं देनी है, टैक्स कम करना है, घरों को लेकर कुछ भी करना है, बिना एलजी के जानकारी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महिलाओं को सुविधाएं देनी है, बस में और मेट्रो में फ्री में सफ़र कराना है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि याद कीजिए, जब मोहल्ला क्लिनिक का ही जिक्र था तो एलजी उस फाइल पर बैठ गए थे और 9 दिन तक धरने पर दिल्ली की वह सरकार को बैठना पड़ा जिसे जनता ने चुना था। यहीं से सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर ये विचार मोदी सरकार के भीतर आया क्यों, आखिर ये सवाल उठा क्यों, और अगर ये सवाल उठ गया है तो उसका सच क्या वाकई 1991 के उस हिस्से में छुपा हुआ है जिसका जिक्र मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार कर रही है। क्योंकि 1991 में जो जेएनसीटी एक्ट लागू किया गया, उसका जो अनुच्छेद है 239 ए, उसमें केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जहन में अपने आप जरूर रखिएगा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सत्ता में आने के लिए इन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में तीनों ने जिक्र किया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिला देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। बीजेपी ने भी किया है, वह बीजेपी जो अभी केंद्र में सत्ता में है, जो ये निर्णय ले रही है कि अब यहां के मुख्यमंत्री या चुनी हुई सत्ता के सारे पावर एलजी के हाथ में सौंप दिए जाए। ये बात निकलती कहां से है? हमको लगता है इसलिए जरूरी है क्योंकि 1991 में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति हासिल थी, दी गई 3 चीजों को छोड़कर। पहला सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा जमीन लैंड, तीसरा पुलिस। इन तीनों से इतर कानून बना सकती थी दिल्ली की सरकार जो चुन कर आएगी। इसीलिए केंद्र शासित राज्य में चुनाव महत्वपूर्ण हो गया, जनता के बीच नेताओं का जाना चुना जाना ये एक पूरी प्रक्रिया हो गए। इस दौर में बीजेपी ने भी सत्ता भोगी, कांग्रेस ने भी भोगी और अब आम आदमी पार्टी भोग रही है। अब सवाल है कि इसका जो 239 ए अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, 1991 के अधिनियम का जो अनुच्छेद 44 है, उसमें जब झांकना शुरू कीजिएगा तो अनुच्छेद 44 कहता है कि उपराज्यपाल यानी एलजी के सभी फैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे उन्हें उपराज्यपाल के नाम पर उल्लेखित करना होगा। यानी ये मैसेज दिया जा रहा है कि दरअसल इस बात को समझिए, उस समय ही ये माना गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली का दिल है, उपराज्यपाल ही बेस है। सवाल यह है कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति बड़ा ताकतवर होता है भारत का, लेकिन वो रबर स्टाम्प क्यों है यह भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जनता तो प्राइम मिनिस्टर को चुनती है, सरकार को चुनती है, पार्टी को चुनती है, किसे सत्ता में आना है। यही स्थिति केंद्र शासित राज्यों के साथ भी थी, लेकिन झटके में जो एलजी को रबर स्टाम्प होना चाहिए उसके पास सारे पावर इस नए अमेंडमेंट के जरिए सौंपे जा रहे हैं। अगला सवाल, यह स्थिति आई क्यों? क्या वाकई एक थ्रेट है केजरीवाल की सरकार, मोदी सरकार के लिए? क्या वाकई यह एक वैचारिक थ्रेट के तौर पर आ रही है? क्योंकि ध्यान दीजिए, सवाल यह है कि जो गवर्नेंस का जिक्र होता है उस गवर्नेंस के क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ती गई। दिल्ली के भीतर यह कोई छुपा हुआ नहीं है। नगर निगम में पिछले दिनों मान लीजिए उपचुनाव हुए तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिला। बीजेपी नगर निगम में सत्तारूढ़ है, सत्ता है उसके पास, इनकार नहीं है, लेकिन उसकी उलझनें लगातार बढ़ रही है क्योंकि उन बीजेपी के नगर निगम की सत्ता से भी जनता का मोह भंग हो रहा है। अब यहां पर सवाल है, ये कौन सा कमाल कर दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल तो करप्शन को लेकर सत्ता में आए थे, लोकपाल को लेकर आए थे, जन लोकपाल का नारा लगाया जाता था दिल्ली के रामलीला मैदान में, और जन लोकपाल को लेकर बिल भी याद कीजिए 2013 में संसद ने पास किया था। 17 और 18 दिसंबर 2013 लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया और लोकपाल एक कानून के तौर पर बन गया। लेकिन लोकपाल की निगरानी में ना नरेंद्र मोदी आते हैं ना अरविंद केजरीवाल आते हैं, दिल्ली के कई मुख्यमंत्री भी नहीं आते हैं। उस हिस्से को हम बताएं उससे पहले महत्वपूर्ण है कि यह जो पूरा विधेयक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसकी व्याख्या भी जरूरी है क्या?
यकीनन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर संविधान की ही व्याख्या करने के लिए भारत में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट को यही पावर कॉन्स्टिट्यूशन देती है। अब सवाल है कि 4 जुलाई 2018, याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फैसले के बारे में सूचित करने का दायित्व होगा। दायित्व है, आपको जानकारी देनी होगी, लेकिन उनकी सहमति कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन आज की तारीख में एलजी की सहमति के बगैर इस बिल को लागू होने के बाद केजरीवाल सरकार कोई काम नहीं कर सकती है, यानी एलजी की सहमति आपको चाहिए ही। दूसरी बात थी 14 फरवरी 2019, सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि जो विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं। दूसरी बात, वह सिर्फ अनुच्छेद 239 ए के आधार पर उनसे अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। अलग रास्ता क्या होगा? यानी मंत्रिमंडल की किसी राय पर अगर एलजी को मतभेद हो जाए तो वो उसे राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे और राष्ट्रपति जो भी फैसला करेंगे उसे एलजी भी मानेगी, सरकार भी मानेगी, और इस दायरे में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड नहीं आएगा। यह बहुत साफ तौर पर कहा गया। अब सवाल है कि नई परिस्थिति बताती है कि दरअसल उपराज्यपाल यानी एलजी के पास जो ताकत होगी वह एलजी ही तय करेंगे अपने तौर पर। उनके पास जो कई विवेकाधीन शक्ति जो है वह खुद ब खुद उनके पास आ जाएगी, यानी मंत्रिपरिषद या कैबिनेट कोई फैसला लागू नहीं कर सकती है जब तक एलजी उस पर अपनी मुहर ना लगा दे, यानी सारी चीजें पहले एलजी के पास ही जाएगी। यानी कोई भी कानून दिल्ली में लागू करने के लिए अगर कैबिनेट फैसला लेती है, विधानसभा फैसला लेती है, दिल्ली की कोई मतलब नहीं है, एलजी की जरूरत होगी ही। यानी सारी चीजें विधानसभा के भीतर भी कोई बहस मुहाइस, कोई फैसला कोई मायने नहीं रखेगा, सब कुछ एलजी के दायरे में। यहां से कई सवाल एक साथ पैदा होते हैं। अगर एलजी और मुख्यमंत्री एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हो जाए तो क्या दिल्ली चकाचौंध में नहा जाएगी? क्योंकि सब फैसला मिलजुल कर करेंगे, यकीनन कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर एलजी को चुनने वाले, क्योंकि एलजी को वोट जनता नहीं देती है, वह एक लिहाज से नॉमिनेट किया जाता है इस देश में केंद्र सरकार के जरिए, और केंद्र सरकार का टकराव अगर दिल्ली की सरकार के साथ होगा तो एलजी का टकराव भी दिल्ली की सरकार से होगा। तब तो कुछ भी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, या जो भी चीजें इंप्लीमेंट होगी वह एलजी की सहमति पर ही टिकी होगी, और उनकी सहमति जिस दिशा में लेकर जाएगी वह जाहिर तौर पर लाभ दिल्ली की उस सरकार को तो नहीं पहुंचने देगी जो कि चुनाव लड़कर जीतकर सत्ता में आई है। वो तो चाहेगी कि जो विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी है उसके अनुकूल परिस्थितियां बनने लगे। एलजी किसी भी पार्टी का होगा तो वो उसके साथ ही खड़ा होगा, क्योंकि यह एक पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, जनता द्वारा चुनी हुई नियुक्ति नहीं होती है। यहां पर कई बड़े सवाल हैं। ऐसी कौन सी बात है मौजूदा वक्त की सरकार में, केजरीवाल सरकार में, जिसने इस तरह की परिस्थितियों को डेवलप कर दिया कि केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि दरअसल केजरीवाल सरकार के पास, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसके पास पावर नहीं रहने चाहिए, वो सारे पावर एलजी के पास रहने चाहिए। आपके जहन में आएगा, हाँ बहुत शानदार काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, बजट देखिए कितना बढ़ा दिया, हेल्थ के सेक्टर में काम किया, देखिए कितना शानदार तरीके से मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहा है, या जिन बातों का जिक्र दिल्ली सरकार करती है यही जहन में आएगा। हमें लगता है बात इसके और आगे की है। याद कीजिए जब जम्मू कश्मीर से सारे हक छीने जा रहे थे उस समय केंद्र सरकार के पक्ष में केजरीवाल सरकार थी, यानी स्ट्रेटेजिकली दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार समझती है कि उसे कहां खड़ा होना है जिससे सियासी वोट बैंक उसके अनुकूल रहे। फिर याद कीजिए सीएए, एनआरसी, इलेक्शन के समय में पूरे तरीके से खामोशी बरती केजरीवाल सरकार ने। न सीएए पर एक शब्द कहा, ना एनआरसी पर एक शब्द कहा, जबकि पूरे देश में इसको लेकर, और दिल्ली में तो एक जगह पर लगभग 101 दिनों तक लगातार धरना चलते रहा दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं कहा। वो समझती है कि दरअसल वोट बैंक किस रूप में अपने साथ रखना, या फिर उस बहस में नहीं पड़ना है जिस बहस से ये महसूस हो कि दरअसल हमारे ऊपर वैचारिक तौर पर हमले शुरू हो जाएं, या दिल्ली भी हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के दायरे में भटक ही ना जाए। यानी इतने स्मार्ट केजरीवाल जरूर हैं कि वह इन बातों को समझते रहे, कश्मीर पर खामोशी बरती, सीएए, एनआरसी पर खामोशी बरती। बात इतनी भी होती तो भी ठीक। अब आप ध्यान दीजिए इस बजट में क्या हुआ। राष्ट्रवाद का जो छौंका
मोदी सरकार लगाती रही है, उस राष्ट्रवाद के छोके को बजट के सहारे राष्ट्रवादी बजट और दिल्ली को रामराज्य बनाने की परिकल्पना, यह दो शब्दों का इजाद गवर्नेंस के जरिए केजरीवाल ने कर दिया। ध्यान दीजिए, यही ताकत बीजेपी की अपने तौर पर है, जो कहती रहती है हम हिंदुओं की पार्टी है, राम राज्य हम ही ला सकते हैं, असल देशभक्त हम ही हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से एक्सप्लॉइट करने की स्थिति में या काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर केजरीवाल ने खुद को खड़ा कर दिया। मोदी सरकार इस दौर में इस देश के भीतर में गवर्नेंस के तौर पर बुरी तरह फेल हुई है, चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हो। किसी भी क्षेत्र में लेकर आइएगा तो सरकार, मोदी सरकार फेल हुई है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल यही था कि जब आकलन होगा, दिल्ली की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में 1% है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन सवाल है इस देश में गवर्नेंस का मॉडल क्या होना चाहिए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर केजरीवाल अलग निकल कर आते हैं और बाकी राज्यों में जो मुख्यमंत्री अपने को आइडियल तौर पे खड़ा करते हैं, उसमें जाहिर है ममता बनर्जी भी है, उसमें जगन रेड्डी भी होंगे, उसमें चंद्रशेखर राव भी होंगे, उसमें अकाली दल के नेता भी होंगे, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना भी अपने तौर पर कहेगी देखिए हमने, या शरद पवार भी अपने तौर पर कहेंगे हमने अच्छा काम किया, इस रूप में किया। वह पूर्ण राज्य के दर्जे के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल जो है, वह मॉडल कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिए, तो बंगाल के ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बन जाता है कि राशन हम घर घर पहुंचाएंगे मान लीजिए, या देश के दूसरे हिस्सों में भी मॉडल के तौर पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है कि एनालिसिस मोदी गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। और जब हम ये एनालिसिस आपसे करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ध्यान दीजिए, दिल्ली सरकार लोकपाल के नाम पर ही बनी थी, लेकिन लोकपाल का सच क्या है मौजूदा वक्त में? लोकपाल का सच यह है कि लगभग 3 करोड़ रुपए सैलरी में देने पड़ते हैं। जो किराए, जिस जगह पर लोकपाल का दफ्तर बनाया गया, उसका जो किराया है वो लगभग 6.5-7 करोड़ का बन जाता है। और स्थिति यह है कि उसके चेयरपर्सन का आप नाम जानते हैं? लोकपाल के चेयरपर्सन का नाम क्या है? नहीं याद होगा। 8 सदस्य में से 4 सदस्य लीगल एस्पेक्ट से जुड़े रहने चाहिए, बाकी 4 सदस्य दूसरे क्षेत्रों। आपको पता है क्या? नहीं पता होगा। चेयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, उसके साथ 4 लीगल पर्सन्स होने चाहिए, क्योंकि 8 मेंबरान है तो 4 मेंबर लीगल के होने चाहिए। 2 पद खाली पड़े हैं। 2 पद में कौन है? एक जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं, जो एक वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे झारखंड के। दूसरे चीफ जस्टिस हुआ करती थी मणिपुर हाईकोर्ट की जस्टिस अभिलाषा कुमारी, वो भी है। बाकी 2 पद खाली है। बाकी 4 सदस्य आप जानते हैं कौन है? दिनेश कुमार जैन, कौन है भाई? सेक्रेटरी हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के, पूर्व चीफ सेक्रेटरी। अर्चना रामसुंदरम, पूर्व डीजी सीमा सशस्त्र बल की। महेंद्र सिंह, ये भी फॉर्मर मेंबर थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स के। इंद्रजीत पांडे गौतम, ये है फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अब आप सोचिए, इनके जरिए इस देश में लोकपाल, जिसको लेकर 2013 में इस देश ने आंदोलन देखा, संसद के भीतर कानून बनाया गया, उसकी स्थिति ये है। उसके भीतर 2020-21 में 95 केस आए। उस 95 केस में से 58 केस क्लोज हो गए प्राइमरी इंक्वायरी के बाद। प्राइमरी रिपोर्ट आने का इंतजार 8 केस कर रहे हैं। और जो प्राइमरी इंक्वायरी ऑर्डर जो हो रही है, उसमें 25 केस जो चल रहे हैं, उसमें से 14 केसेस सीवीसी के पास प्राइमरी इंक्वायरी के लिए गए हुए हैं, 4 केस सीबीआई के पास गए हुए हैं। आप कहेंगे अरे ये तो पिछले साल का जिक्र कर रहे हैं। हम आपको 1 साल और पहले लिए चलते हैं, 2019-20। 1427 केस आए। इस 1427 में से 1218 केस लोकपाल ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे क्षेत्र के ही बाहर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केसेस आए, उसमें स्टेट मिनिस्टर्स और एमएलए के खिलाफ 6 केस थे, एमपीज और यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ 4 केस थे। इस पर भी लोकपाल कुछ नहीं कह पाया। तो लोकपाल, जो इस देश में करप्शन को लेकर बांधने के लिए कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों पर निगरानी के लिए लोकपाल बनाया गया, वह भी खत्म हो गया, कोई बहस नहीं। यानी जब ऐसे मुद्दों पर इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टी खामोश हो जाए और पॉलिटिकल पार्टी अपने पावर को कंटिन्यू करने के लिए ही एक लड़ाई संसद के भीतर भर लड़े, तो क्या होगा? संसद में जिसकी ताकत होगी वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। और गवर्नेंस जब हम फेल का जिक्र करते हैं तो एक आखिरी चीज जानिए,
मोदी सरकार के दौर में जो भी प्रोजेक्ट्स आए उन सारे प्रोजेक्ट की संख्या 1736 प्रोजेक्ट है। ये हम आपको जिक्र कर रहे हैं, फरवरी का डाटा निकल कर आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जरिए 1736 प्रोजेक्ट जी। उसमें से 428 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 12 महीने, 24 महीने या 5 साल डिले चल रहे हैं। 119 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल के बाद भी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जो खर्चा होना था इस प्रोजेक्ट को लेकर वह खर्चा 4,29,186 करोड़ रुपए बढ़ गया। अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर भर से जुड़ा हुआ लगभग 449 इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से 4.5 लाख करोड़ का बोझ उस पर बढ़ जाता है, तो यहीं से गवर्नेंस का सवाल शुरू होता है। और इस दौर में अगर मोदी सरकार को ध्यान दीजिए, वो हर उस नब्ज को पकड़ती है जिसमें इस देश की गवर्नेंस को देखने का मौका ना मिले, बल्कि पावर ग्रैब कैसे किया जाता है इसको परखने की स्थिति में आ जाए। सारे चुनाव में पूरी कैबिनेट चली जाती है, प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, होम मिनिस्टर चले जाते हैं। आज भी जब पार्लियामेंट के भीतर एनसीटी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव लेकर आया गया तो जो गृह मंत्री हैं वह असम और बंगाल में प्रचार कर, रोड शो कर रहे हैं। बंगाल के भीतर में उनकी मौजूदगी हो सकता है कल पार्लियामेंट में हो जाए, राज्यसभा के भीतर में, तो उनकी मौजूदगी से बीजेपी को बल मिलेगा कि यह भी स्ट्रेटजी हो सकती है। कल तक इसीलिए चीज़ें आगे बढ़ा दी गई। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि इस देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें राजनीति ने सत्ता पाने के लिए जो जद्दोजहद शुरू की उसमें आपका काम मायने नहीं रखता है। सत्ता किसके पास होगी और टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वो अधिकार किसको दे दिए जाए, ये महत्वपूर्ण होगा। यानी जनता जिसे वोट देती है, जिसे चुनती है, वह जिम्मेदारी मुक्त हो जाए या वो जिम्मेदारी ले, लेकिन उसके पास कोई जिम्मेदारी ना बचे, एक ऐसी परिस्थितियां कॉन्स्टिट्यूशनली इस एनसीटी अमेंडमेंट बिल में लिखा हुआ है। एलजी के पास अधिक अधिकार नहीं आएंगे, हम कोई अधिकार नहीं छीनेंगे, लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं कि दरअसल दिल्ली को किस रूप में डेवलपमेंट चाहिए, प्रोग्रेसिव चाहिए, तो उस पर डिसीजन उलझे नहीं, सीधे सीधे पावर दे देते हैं। तो सीधे सीधे पावर एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो इस देश की केंद्र सरकार द्वारा चले और उस केंद्र सरकार के जरिए तय हो कि दिल्ली की विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है, कैसे होगा, किस रूप में होना चाहिए। कमाल की स्थिति है। यानी लोकतंत्र की परिभाषा जो संविधान में है उसे भी हम अपने मुताबिक परिभाषित करेंगे, और परिभाषित ही नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव के जरिए हम भी सत्ता में आए हैं। इसका जिक्र बार बार मोदी सरकार और उसके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं कि जनता ने हमें चुना है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं 5 साल तक के लिए। याद कीजिए, यही स्थिति, यही अहंकार कांग्रेस में भी था। 2011, 12, 13 याद कीजिए, उस पीरियड में घोटाले दर घोटाले जब उभर कर आ रहे थे तो यही अहंकार उसमें भी आया था, हमें जनता ने चुना है, 5 साल बाद चुनाव होगा, हरा दीजिएगा। लेकिन अब तो चुनाव जीतने का मैकेनिज्म भी डेवलप कर लिया गया है, तो लोकतंत्र भी उस टेक्नोलॉजी में खत्म हो गया जिस टेक्नोलॉजी को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा था, लेकिन वही टेक्नोलॉजी अपने आप में ही लोकतंत्र हो गई। काहे का वोटर, काहे की जनता, काहे का नेता, काहे का सीएम, कोई मैटर नहीं करेगा। यह एक तरीका है क्योंकि हम लोगों ने बनते बनते जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित राज्य में देखा, और अब केंद्र शासित राज्य के भीतर एलजी का पावर वहां की चुनी हुई सत्ता से ज्यादा पावरफुल वाल नहीं, बल्कि चुनी हुई सत्ता रेंगते हुए दरवाजे पर आए और उसके बाद एलजी तय करे, और एलजी उनसे मशविरा ना करे, वो मशविरा केंद्र सरकार से करे, उनकी इच्छा अनुरूप, उनकी पार्टी की इच्छा अनुरूप चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाए। यह खेल है इस देश में लोकतंत्र का, और लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इंतजार कीजिए, कल राज्यसभा में इसी हंसते मुस्कुराते लोकतंत्र पर, जिसकी परिभाषा सत्ता गढ़ रही है, बहुमत की ताकत के साथ वह मोहर लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।